Hello students, welcome back to English class. Students, we are going to start your next chapter, that is The Bishop's Candlesticks, which is written by Norman Maclean. And this is actually a play which is a very popular one and very old one as well. Uh, so I hope you will enjoy the play. So first, we'll just go through about the author. Author Norman MacConnell was born in 1870 and died in 1932. Okay, so आप सोच सकते हो कि ये जो प्ले है कितना पुराना है. He was an actor and a dramatist. As a playwright, he is known for the play The Bishop's Candlestick. सो नॉर्मैन एक एक्टर भी रहे हैं, ड्रामाज में भी वो पार्टिसिपेट करते थे और वो प्ले राइटर भी थे, प्लेज लिखा करते थे. और इनका जो सबसे पॉपुलर प्ले रहा है वो है बिशॉप्स कैंडलस्टिक्स. ठीक है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. सो नाउ इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं बिशॉप. ओके, द मेन कैरेक्टर एक कन्विक्ट है. कन्विक्ट एक जेल से भागा हुआ कैदी है. ठीक है. पर्सम पर्सम जो है बिशॉप की सिस्टर है. ओके. मैरी मैरी है इनके घर की सर्वेंट. और एक है सर्जेंट ऑफ जेंडरमेस. ओके, दैट इज एक पुलिस ऑफिसर है यहाँ पे. तो ये 5 मेन कैरेक्टर्स है. बिशॉप, बिशॉप की सिस्टर पर्सम, एक कन्विक्ट है, इनके सर्वेंट मैरी और एक सर्जेंट है. ओके. But students, I am here not going to teach the play the way it is given in your textbook, because that is a conversation type. Okay, दो तीन लोगों का conversation है. If I like explain you that way, you will get a quite little bit confused, because we are learning online, not in the classroom. If we have been in classroom while like reading this play, then I would have made different characters and will actually like dramatize the play in the class. But as we are in the live classes, I'll be explaining you the chapter through this PPT format. But you have to read the entire chapter by your own. Okay, I'll be explaining you everything, but not line by line or word by word. Okay, so what the message the writer wants to give to the reader. The play The Bishop's Candlesticks conveys a number of messages to the readers. It explains the empathy is one of the most important feature that a man should possess. Everybody should be given a second chance, just like the bishop gave the convict a chance to improve his life. The play also exemplifies the power of love, kindness, and benevolence in transforming a person. We should always hate the sin and not the sinner. Optimism is the key to better relationship and a well developed society. सो सो जो राइटर हैं वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्ले के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस वो रीडर्स को देने चाह रहे हैं. ठीक है, ये जो प्ले है ये बता रहा है कि हमारे अंदर एम्पैथी होना, किसी भी पर्सन के लिए सिंपैथी फील होना, उनकी हेल्प करने की इच्छा होना, फिर वो हेल्प करने के लिए हम चाहे कुछ भी करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि ह्यूमन बींग्स में होना चाहिए. और ये प्ले ये भी दिखाता है कि हमें लोगों को एक चांस देना चाहिए. ठीक है, अगर कोई लोग गलत काम कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं, और अगर वो अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं, तो हमें उन्हें एक सेकेंड चांस ज़रूर देना चाहिए. सेम उसी तरीके से जैसे कि बिशॉप ने इस प्ले में कॉन्विक्ट को दिया था. ठीक है, ताकि कन्विक्ट अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके. इस वजह से बिशॉप ने उसे एक चांस दिया था. तो कन्विक्ट ने क्या किया था, कैसे दोनों मिले, क्यों सेकेंड चांस चाहिए था, कैसे वो कन्विक्ट बना, ये सब कुछ हम प्ले के दौरान पढ़ेंगे. सो राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग में ये नेचर होना चाहिए कि वो लोगों की गलतियों को माफ़ करें और उन्हें एक सेकेंड चांस दें. The play also exemplifies the power of love, kindness, and benevolence.
इन ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन। उसके अलावा जो प्ले है ये एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता रहा है कि द पावर ऑफ लव, काइंडनेस, हम लोगों के साथ काइंड रह के, उनसे प्यार से बिहेव करके, और लाइक उनकी बातों को समझें, उन्हें एक मौका दें, उन्हें प्यार से, और अलग अगर वो गलत कर भी रहे हैं तब भी हम अगर उन्हें प्यार से ट्रीट करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। अगर कोई गलती कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और अगर हम उसे और ज़्यादा डांटेंगे तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वहीं पर अगर कोई गलत कर रहा है और हम तब भी उससे प्यार से बात कर रहे हैं, तब उसे अपनी गलती जल्दी रियलाइज होगी और वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, वी शुड ऑलवेज हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। सिनर, सिन मतलब पाप करना, बुरे काम करना। सिनर, सिनर होता है कि जो ये बुरे काम कर रहा है, जो ये पाप कर रहा है। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें लोगों की बुराई को हेट करना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं। कि अगर सो एंड सो पर्सन है, उसमें इतनी सारी बुराई है, तो आप उस पर्सन को हेट मत करो। आप उसके अंदर की बुराइयों को हेट कर सकते हो, लेकिन उस पर्सन को हेट मत करो। ऑप्टिमिज्म इज द की टू बेटर रिलेशनशिप एंड अ वेल डेवलप्ड सोसाइटी। सो ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमिज्म होना किसी के अंदर, ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए की है, और हमारी सोसाइटी को एकजुट करके रखने में, सबको मिलकर रहने में, सबके डेवलपमेंट के लिए भी ऑप्टिमिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये मैसेज है जो कि राइटर देना चाह रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम प्ले की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैं समरी फॉर्म में आपको बताऊंगी, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं। बिशॉप है जो कि मेन कैरेक्टर है। बिशॉप की सिस्टर है पर्सम, उनके घर की मेड है मैरी, एक कन्विक्ट है और एक सर्जेंट है, ठीक है। ये 5 मेन कैरेक्टर्स हैं। So now we'll just start with the summary of the play. I'm repeating it again. You have to read the entire play by yourself. Okay. I'm explaining you in this way so that it will be easy for you to understand what the play is, what the message the writer is trying to give through this play. Okay. I'm not reading the chapter or the play as it is given in the book, the character wise. You have to do it yourself. I'm just telling you the story in the summary format. Okay. But don't worry, I will be explaining you each and everything which is given in your chapter. Sorry. So now, after the introduction of the characters and the message of the play, let's begin with the play now. द हम्बल किचन ऑफ द बिशॉप। सो जब प्ले ओपन हो रहा है तो जो सीन है वो सीन है बिशॉप के घर के किचन का। ओके। सो किचन में, किचन को पहले तो डिस्क्राइब किया गया है कि किचन का लुक कैसा है दिखने में। भाई जब आप प्ले है तो प्ले क्या हो रहा है, प्ले स्टेज पर परफॉर्म हो रहा है, आपको सब कुछ दिख रहा है। तो अगर प्ले जो है वो किचन में हो रहा है तो पूरा का पूरा किचन वहां पर बना होगा। एक्चुअली ऐसा होगा कि लोग एक्चुअली ऐसा होगा कि लोग किचन में ही हैं, ऐसे हमें शो होगा, ठीक है। सो अभी जो स्टार्ट हो रहा है प्ले वो भी बिशॉप के घर के किचन से ही हो रहा है। सो लेट्स जस्ट रीड। द सीन opens to show the kitchen of the bishop. It is very simple and humble yet substantial. On the mantelpiece we can see two very good candlesticks which seems oddly out of place in that kitchen. Persum, the bishop's sister, is laying the cloth on the table, while Mary, the maid, is stirring some soup. Persum scolds Mary because she has not tended the fire properly and the soup is not ready yet. सो नाउ, अब जब सीन ओपन हो रहा है, स्टेज से कर्टेन रेज हो रहा है, तो जो सीन है वो है बिशॉप के किचन का। बिशॉप का जो किचन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा बना हुआ है, बट वहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गरीब घर का किचन है। वेल, सब कुछ अच्छे से हैं, सफिशिएंट टाइप से जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उस तरीके की सारी चीज़ें उनके किचन में रखी है।
ऑन द मैंटल। मैंटल क्या होता है? मैंटल होता है जैसे कि अगर हम नदर्न कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पे ठंड ज्यादा होने की जगह से हर एक के घर में आपको फायर प्लेस दिखेगी लकड़ी जलाने के लिए। तो फायर प्लेस के ऊपर जो लकड़ी का स्टैंड सा बना होता है उसे कहते हैं मैंटिल। ठीक है। जो फायर प्लेस होती है उसके ऊपर का जो फ्रेम बना है या जो स्टैंड बना है उसे कहते हैं मैंटिल। ठीक है। तो जो किचन है वहां पे जो मैंटिल है उसके ऊपर दो कैंडल स्टिक्स रखिए। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, कैंडल स्टिक्स मतलब जो पुराने जमाने में स्टैंड्स बने होते थे कैंडल रखने के लिए, है ना, वो है कैंडल स्टिक्स। तो यहाँ जो बिशॉप के पास कैंडल स्टिक्स हैं वो सिल्वर के, चांदी के, प्योर चांदी के बने हुए हैं। ठीक है। सो मतलब पूरे किचन में ये एक ऑड चीज लग रही थी, एकदम हटके है, डिफरेंट है, एंटिक है, चांदी का बना हुआ है। नाउ अब जब सीन, ये तो भाई सिचुएशन हो गया है किचन कैसा था। अब कैरेक्टर्स पे आते हैं। तो जब किचन रेज हो रहा है तो पर्सन जो कि बिशॉप की सिस्टर हैं वो डाइनिंग टेबल पे क्लॉथ्स अरेंज कर रही है, टेबल क्लॉथ अरेंज कर रही है। और मैरी जो उनकी सर्वेंट है वो सूप बना रही है। और इस टाइम पे जो पर्सन है वो मैरी को डांटती है, ये कहते हुए कि जो स्टोव का जो फायर था, जनरली होता है जो स्टोव है उसे हम मीडियम सेम या हाई फ्लेम पे रखते हैं। तो मैरी जो है पर्सन वो स्कोल्ड कर देती हैं, पर्सन मैरी को स्कोल्ड करती है ये कहते हुए कि उसने जो फ्लेम है वो ठीक से नहीं रखा है, इसकी वजह से सूप अभी तक रेडी नहीं हुआ और बिशॉप कभी भी आ सकता है। ओके। तो इस तरीके से पर्सन जो है वो मैरी पे गुस्सा होती है क्योंकि बिशॉप के घर आने का टाइम हो गया है और मैरी ने अभी तक सूप रेडी नहीं किया है। तो ये था फर्स्ट सीन। नेक्स्ट, द पर्सन इज वरीड अबाउट हर ब्रदर। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये बता रहा है कि पर्सन अपने भाई बिशॉप को लेकर कितनी ज्यादा वरीड है। It is 11 at night and Persum is worried for her brother who is not returned yet. She inquires with the maid who tells her that the bishop has gone to visit her mother who is sick. Person scolds her for troubling the bishop in this manner. Person is further angered when she comes to know that her brother sold the silver salt cellars to pay the rent of a poor old lady. Person wonders what would have happened to her brother because all his savings are gone and his estate is sold. सो नाउ अब यहाँ पे पर्सन क्यों अपने भाई को लेकर के ज़्यादा वरीड है? बिकॉज रात के 11 o'clock हो गए हैं और 11 o'clock हो गए हैं तब भी बिशप अभी तक का घर नहीं आए हैं। इस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड हो रही है अपने ब्रदर को लेकर। अब जब वो अपनी मेड मैरी से पूछती है इसके बारे में तब उसे पता चलता है कि बिशॉप के लेट आने का रीज़न क्या था। मैरी उसे बताती है कि बिशॉप उसके घर उसकी मदर से मिलने गया है क्योंकि उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है। अब पर्सन यहाँ पे मैरी को डांटती है, उसे गुस्सा करती है ये कहते हुए कि वो उसके भाई को ट्रबल कर रही है, परेशान कर रही है। ठीक है। एंड क्यों वो ऐसे कह रही है? क्योंकि पर्सन को पता है कि बिशॉप का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का है कि जो भी पर्सन उसके पास हेल्प के लिए आता है या बिशॉप को पता चलता है कि कोई भी पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है तो बिशॉप बिना कोई सोचे समझे उनकी हेल्प करने पहुंच जाता है, चाहे वो फाइनेंशियली मदद या मॉनेटरी टर्म्स में मदद क्यों ना हो। और लोगों की हेल्प करने के लिए अगर बिशॉप के पास पैसा नहीं भी है तब भी वो क्या करता है, वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, घर का कोई भी सामान बेच देता है जिस और उसके पैसे वो लोगों की हेल्प के लिए दे देता है। या कई बार अपने घर के ही कीमती सामान ही वो ऐसे लोगों को दे देता है जिससे कि उनमें उनके काम आ जाए। तो यहाँ पर पर्सन भी मैरी मैरी को यही बोलकर गुस्सा करती है कि तुम्हें पता है कि हमारा कि बिशॉप जो है इस तरीके से हर किसी को पैसा और देकर हेल्प करते रहता है और इस वजह से तुम भी उसका फ़ायदा उठा रही हो। अब पर्सन को जो है इस टाइम पे पता चलता है कि जो सॉल्ट सेलर्स होते हैं, दैट इज़ टेबल पे जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम सॉल्ट रखते हैं और खाते टाइम उसे डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं, जिसके कैप पर होल्स बने होते हैं, वो होते हैं सॉल्ट सेलर। तो यहाँ पे पर्सन के पास भी चांदी के सॉल्ट सेलर्स रखे हुए थे।
ठीक है। अब जब पर्सन को ये पता चलता है कि एक पुअर लेडी है, उससे उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने घर का किराया दे सके, तो उस लेडी को फाइनेंशियल मदद करने के लिए बिशॉप ने क्या किया, अपने चांदी के सॉल्ट सेलर बेच दिए और जो पैसा है वो ले जाकर उस ओल्ड लेडी को दे दिया ताकि वो अपने घर का रेंट पे करके वहां पर रह सके। अब पर्सन इतनी ज़्यादा वरीड इसलिए है क्योंकि बिशॉप की जो आदत थी लोगों को हेल्प करने की, इसकी वजह से उनके घर की सारी सेविंग्स जो है वो ख़त्म हो गई थी। उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो एस्टेट था, वो सब कुछ बिक चुका है क्योंकि बिशॉप सब कुछ बेच के लोगों की हेल्प कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन जो है, जब प्ले ओपन हो रहा है तब पर्सन और मैरी किचन में है। पर्सन टेबल क्लॉथ अरेंज कर रही है और मैरी सूप बना रही है जहाँ पे सिल्वर के सॉल्ट सेलर्स रखे हुए हैं। ठीक है। अब जो है पर्सन वरीड है, पहले तो वो मैरी के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसने स्टोव का फ्लेम स्लो रखा था जिससे कि अभी तक सूप रेडी नहीं हुआ है और बिशॉप आने का टाइम भी हो गया है। ठीक है। अब पर्सन वरीड इसलिए हैं क्योंकि 11 बज गए हैं और अब तक भी बिशॉप घर नहीं आया है। और जब पर्सन अपनी परेशानी मैरी से कहती है, शेयर करती है, तब मैरी उन्हें बताती है कि बिशॉप जो है उसके घर गए हैं क्योंकि उनकी जो मदर हैं वो बीमार हैं। ठीक है। तो उसे देखने मिलने के लिए वो गए हैं। तो इस पे पर्सन गुस्सा हो जाती है मैरी पे, ये कहते हुए कि देखो इतनी ठंड है बाहर, इतने रात में तुमने मेरे भाई को परेशान किया, तुम्हारी वजह से वो इतनी ठंड में बाहर गया है। अब फिर जब पर्सन को ये पता चलता है कि एक ओल्ड लेडी है जिसके घर का रेंट वो नहीं दे पा रही है, तो उसकी हेल्प करने के लिए बिशॉप ने अपने घर में जो सिल्वर सॉल्ट सेलर्स रखे हुए थे वो बेच दिए हैं। ये देखकर पर्सन और ज़्यादा वरीड हो रही है क्योंकि बिशॉप की जो हैबिट थी लोगों की हेल्प करने की, हमेशा चाहे वो कोई भी पर्सन हो, और इन रिटर्न बिशॉप कभी ये उम्मीद नहीं करता है कि वो जिसकी भी हेल्प कर रहा है, जिसे भी पैसे दे रहा है, वो इन रिटर्न उसे पैसा लौटा दे। ये चीज़ बिशॉप के मन में थी नहीं, उसे नहीं चाहिए था रिटर्न पैसा। तो इस वजह से पर्सन इतनी ज़्यादा वरीड थी क्योंकि उनका जो सारी सेविंग्स थी, जो उनके एस्टेट्स थे, वो सारे बिक गए, जो प्रॉपर्टी थी सब कुछ बिशॉप ने बेच दिया था लोगों की हेल्प करने के लिए। बस अब जो घर वो जिस घर में वो रह रहे थे वही उनके पास था और एक ही चीज़ बची थी, वो थी सिल्वर सॉल्ट सेलर, जो कि बिशॉप के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे। वो सब कुछ बेच देगा लेकिन सिल्वर के सॉल्ट सेलर्स नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके मदर की आखिरी निशानी थी। जब बिशॉप के मदर की डेथ हो रही थी उस टाइम पे बिशॉप की मदर ने वो कैंडल स्टिक्स बिशॉप को देकर कहे थे कि इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। तो इस वजह से बिशॉप के मन में कभी नहीं आया कि वो उस कैंडल स्टिक्स को दे दे। लेकिन अब टाइटल ही है कैंडल स्टिक्स से रिलेटेड, तो इसमें क्या होता है कैंडल स्टिक्स का, ये देखना इंटरेस्ट वाली बात होगी। सो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। ओके, थैंक यू क्लास।